एक भीड़ आ रही है और आपका घर जलाने के लिए आपके माँ-बाप आपके बच्चों को, बीवी को मारने के लिए पहुँच रही है, तो आप क्या करेंगे? एक तरफ आप अपने खुदा को अगर आप मानते हैं उन उन उनसे प्रार्थना करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप अपेक्षा करेंगे कि डीएम और एसपी मुझे बचाएगा। लेकिन डीएम, एसपी अगर शाखा में जाते हैं, तो आप मतलब कल्पना करना भी मुझे मेरे लिए मुश्किल है। अब हर अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने प्राइम पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए अगर आरएसएस की शाखा में जाना शुरू करना पड़ेगा और आरएसएस की शाखा में जाकर वहाँ वो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच अ, ये लाएगा, तो उसकी ईमानदारी कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को रहेगी ही नहीं। कि ये जो पूरी चीज़ हो रही है, वो इस आधार पे ये लोग उसको जस्टिफ़ाई करते हैं, सही ठहराते हैं कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन थोड़ी है। पर देखा जाए तो आरएसएस सबसे चालाक राजनीतिक संगठन है, जो कहता तो है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, पर वास्तव में पूरी राजनीति का नियंत्रण वो करते हैं। अलमारी तोड़नी हो और अगर आप में धैर्य हो कि भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है ये तोड़ने की, मैं कुल्हाड़ी लाके इसको तोड़ूं, तो सबसे आसान बात होती है दीमक लगा देना। और संघ जो है वो हमारे देश को लगी हुई दीमक है। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद। कारवाने मोहब्बत और स्क्रोल की ये जो श्रृंखला है, ये दाग दाग उजाला, इसमें हम देश के हालात के बारे में बातचीत करते हैं। आज की बातचीत है सरकारी हिंदुत्व के खतरे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ एक बहुत अहम पैनल है, उनसे परिचय कराता हूँ। पहले तुषार गांधी हैं। नमस्कार। तुषार गांधी महात्मा गांधी के परपोता हैं और उन्होंने भी जिस तरह से इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव लाने की कोशिशें गांधी जी की पूरी ज़िंदगी की का प्रयास था, इसी को आप जारी रख रहे हैं। लेखक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। फिर मैं आगे डॉक्टर राम पुनियानी हैं। नमस्ते। डॉक्टर राम पुनियानी मैं समझता हूँ कि देश के सबसे प्रमुख जो शांति के कार्यकर्ता हैं, उनमें इनका नाम ज़रूर शामिल होगा। मेडिकल डॉक्टर हैं, आईआईटी में पढ़ाए हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से जब से देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता जा रहा है, उनकी पूरी कोशिश है कि शांति और सद्भाव के बारे में वो पहल करें। उन्हीं के एक और साथी हैं इरफान इंजीनियर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ एंड सेकुलरिज्म, इसके आप निदेशक हैं और डॉक्टर राम पुनियानी के साथ काम करते हैं। इनके जो पिताजी थे वो देश के बहुत जाने माने शांति कार्यकर्ता थे, डॉक्टर अस्कर अली इंजीनियर। तो आप उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत गंभीरता से हम ये सवाल आपसे पूछेंगे। संदर्भ तो यही है कि जब 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के रिज़ल्ट आए, नतीजों को देखते हुए हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के को जो नंबर ऑफ़ सीट्स मिले, उससे वो अकेले सरकार बनाने में असमर्थ था। और जिन पार्टीज़ के समर्थन से ही वो सरकार बना पाए हैं, वो आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले पार्टीज़ नहीं हैं। तो कहीं लगा कि हिंदुत्व का जो चक्र बहुत तेज़ी से इस देश में पिछले 10 सालों से चल रहा है, वो शायद थम जाए
या कुछ रुक जाए। लेकिन अब जो 2-3 महीने इस नए सरकार का हमने देखा है, हमारी चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि कई चीज़ों पे रोक आया है, लेकिन जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो पूरी गति से आगे चल रहा है, ऐसे दिख रहा है। और उसके अलग अलग पहलू हम के बारे में हम बात करेंगे। लव जहाद के नाम पे धन परिवर्तन के जो कानूनों में बदलाव आया है, यूसीसी की बात, उसमें जो बदलाव लाने हैं वो कई प्रदेशों में बात आगे बढ़ी है। बुलडोज़र एक बार फिर चल रहे हैं विशेष समुदाय के लोगों के घरों का सामना करते हुए। इस तरह से एनआरसी का खतरा है, मंडरा रहा है। तो अगले महीनों में, अगले सालों में हम कैसा देश की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी हिंदुत्व का जो एजेंडा है आरएसएस का, बीजेपी का, जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन उनका परम उद्देश्य रहा है, उसकी रोशनी में शुरू में खतरा है भी कि नहीं, और किस तरह के खतरे आप देख रहे हैं। तुषार, आपसे शुरू करते हैं। खतरा तो है, जब तक ये लोग किसी भी तरह से सत्ता में रहेंगे तब तक। देखिए, हमने ये मानना पड़ेगा कि वो लोग अपने एजेंडा के लिए बहुत ही कट्टर रहते हैं। वो कभी अपने जो मंसूबे होते हैं, अपनी जो ख्वाहिशें होते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। तो खतरा तो जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे तब तक मंडराता ही रहेगा। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ पावर में रहना उनका मकसद नहीं है, अपना आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना वो भी उनका मकसद है। बिल्कुल, और वो जान गए हैं कि अगर उनको उनकी तरह का देश बनाना है तो उनको पावर में रह के उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, उसको अपनी इच्छा से चलाना पड़ेगा। और इसीलिए, और सबसे बड़ा उनको अगर खटकता हो तो हमारा संविधान है। और इस बार के चुनाव में उन्होंने देख लिया कि संविधान को बदलने की बात करेंगे तो हमें रोका जाएगा। इसलिए अब वो लोग पिछले दरवाजे से संविधान को खोखला करने की नीति अपना रहे हैं। तो जो खतरा इलेक्शन के पहले था, जिसके बारे में हमने बहुत कामयाबी से कैंपेन करके लोगों को में वो चिंता जगाई, उसको काउंटर करने वाली स्ट्रेटजी अब वो लोग इख्तियार कर रहे हैं और इस तरह से वो लोग ला रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है, जब तक इस विचारधारा को हम पराभूत करके कमजोर नहीं कर देते, तब तक हम पर और हमारे देश पर ये खतरा रहेगा और वो लोग बाज नहीं आएंगे। राम, आप क्या सोचते हैं कि ये खतरा सिर्फ हमारे मन में है या ज़मीन पे भी इसका असर दिख रहा है? देखिए, ये खतरा ज़मीन पे है, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। अगर आप देखें तो जो बीजेपी है वो अभी खुद होकर पावर में नहीं है, उसके अलाइज़ हैं। जी। पर वो अलाइज़ हर जगह हर बार इसका विरोध नहीं करने वाले। कुछ कुछ मोटे मुद्दों पर विरोध करेंगे और बाकी मुद्दों पर वो जो सरकार चाहती है वो मुख्य तौर से बीजेपी का तो 90% उसमें रोल रहेगा वैसे ही। और दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल में जब बीजेपी सत्ता में रही तो आरएसएस की ताकत पहले से 2 गुना 3 गुना हो गई। और मुझे लगता है कि बीजेपी तो केवल एक ऊपरी दिखने वाला भाग है और ये जो हिंदुत्व राजनीति का मुख्य खतरा है वो जैसे आइसबर्ग, हिम नदी का नीचे का भाग रहता है, वो आरएसएस है। और अभी तो आरएसएस पहले से मजबूत हो गया है, भले ऊपर से दिखता है उनमें कुछ मतभेद हैं वगैरह वगैरह, पर ज़मीनी धरातल पर जो आरएसएस की कैंपेन है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। आरएसएस और उसके जो संघ परिवार जिसको हम कहते हैं, हाँ, संघ परिवार, आरएसएस और उसकी संतानें या संघ गिरोह या संघ परिवार, आप जो भी कहें, तो वो पूरे सक्रिय हो गए हैं। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको
कि जो सामाजिक तबकों के अधिकारों को, जिन सामाजिक तबकों के अधिकारों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उनके बीच में भी जाके ये उनको एक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अपनी तरफ जीतना चाहते हैं। उनका एक तो उसमें धार्मिकता बढ़ा के, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ उनके प्रतीकों को सामने ला के, कुछ उनके लीडर्स को प्रमोट करके। तो ये खतरा समाज में केवल सत्ता का ही नहीं है। ये जो सत्ता, इसमें कह सकते हैं कि आरएसएस जिस प्रकार से काम करता है, वो एक बहुत विशेष प्रकार का तरीका है, जिसमें वो अभी 2014 तक तो सत्ता में नहीं थे, फिर भी आरएसएस का काम चल रहा था। जी। तो 2014 के बाद क्या फ़र्क आया? 2014 के बाद ये फ़र्क आया कि बीजेपी सत्ता में होने के कारण आरएसएस को काम करने में ज़्यादा आसानी हो गई। और जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं, आरएसएस की ब्रांचेस पहले से 2 गुना से ज़्यादा हो गई हैं। उनके प्रचारक, जो उनमें हाईएस्ट लेवल के वर्कर्स रहते हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। और जैसे आपने कहा संघ परिवार, मैं परिवार शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि परिवार एक बहुत प्यारा शब्द है। संघ गिरोह कह लीजिए, जो भी कीजिए, तो उसमें बहुत सारे संगठन वो जुड़ते जाते हैं। और अभी करीब 100 से ऊपर संगठन उसमें चल रहे हैं, और वो समाज की अलग अलग चीज़ों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब खतरा केवल हमारे दिमाग में नहीं है, खतरा समाज में है, और हम गहराई से देखें तो वो हमको दिख भी सकता है। इरफान, आप बताएं कि किस तरह का खतरा, मतलब सबसे बड़ा खतरा क्या है आगे के महीनों में, सालों में इस सरकार के? मुझे लगता है खतरा सही है, और इनफैक्ट खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जब तक वो हिंदुत्व की विचारधारा की धरातल नहीं बनाएंगे, तब तक उनका सत्ता में रहना मुश्किल है। वाजपेयी के टाइम पर जब उन्हें एक लिबरल चेहरा अपनाना था और गठबंधन करना था, गठबंधन को साथ में लेना था, बहुत सारी पार्टियों को उनके सहारे पावर में आना था, तब वो थोड़ा लिबरल चेहरा और आरएसएस की एक्टिविटीज, संघ परिवार की एक्टिविटीज छुपा कर करते थे, एकदम खुले में नहीं करते थे, वो सब था। लेकिन अब तो खुले में कर रहे हैं, और अब दे आर नाउ राइडिंग अ टाइगर। जो हिंदू राष्ट्रवाद के शेर पर जो सवार हो गए हैं, उस पर से उतरना अब मुश्किल है उनके लिए। तो और उतरना चाहते भी तो नहीं है। अगर उतरना चाहे तो भी नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हम देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप और इन साधनों के द्वारा, इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा वो अपनी विचारधारा और जहर अफसानी लगातार कर रहे हैं, और वो इनफैक्ट और ज़्यादा बढ़ रही है। हमें सोशल मीडिया पर भी दिखता है, अखबारों में भी दिखता है। जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी उस तरीके से दिखते हैं। अब ये जिहाद को फ्लड के साथ जोड़ने लगे। हिमांशु बिस्वा शर्मा ने कहा मुसलमान फ्लड जिहाद कर रहे हैं। अब देखिए आसाम में वो मुस्लिम मैरिज एक्ट को निरस्त कर दिया, रिपील कर दिया। काजी जो रजिस्टर करते थे मुस्लिम मैरिजेस को, उसको ख़त्म कर दिया। पॉलीगैमी को ख़त्म कर दिया। अब ये ऐसा बता रहे हैं कि हम मुस्लिम परिवार, मुस्लिम कल्चर में हस्तक्षेप करके उनका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। उसी तरह से ईसाइयों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। ऐसा वो खुलेआम कर रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, और नई पॉलिसीज़ उनकी आ रही है, कानून आ रहे हैं। 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया, उसमें सेक्युलर कोड की बात की। ये एक इशारा है कि वो हिंदुत्व का एजेंडा नहीं छोड़ेंगे और उस पर कायम रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इनका अब कंपल्शन हो गया है कि हिंदुत्व को जब तक और ज़्यादा, और हिंदुत्व से मेरा मतलब है कि जो हिंदू धर्म से नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदुत्व की विचारधारा हिंदू धर्म के भी खिलाफ है और हमारे संविधान के विपरीत भी है। तो ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक विचारधारा है, जब तक एक बार आपने उसको अपना लिया तो आपको
उस पर डटे रहना पड़ेगा, उसकी धरातल बनाना पड़ेगी, और वो धरातल लगातार बना रहे हैं। तो यही बात जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें जो डीप डाइव हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो संविधान में भी कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और कई लोग मानते हैं कि सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं वो कहीं कहीं महिला हक के विपरीत है। तो क्या नुकसान है, आप लोग क्या नुकसान समझते हैं या क्या खतरा समझते हैं जब बीजेपी आरएसएस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है? तो शायद उनकी जो फितरत है, उनकी जो डिवाइसिव आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के माइंड्स जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि सबको एक समान रैशनलाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिवाइज करके जो टारगेट्स हैं उनको इफेक्ट करने वाला पूरा वो बदलाव करेंगे। ये उनकी फितरत रही है और ये उनका स्टेटेड एजेंडा है। ऐसा भी नहीं है कि अनस्टेटेड बात है, इनका स्टेटेड एजेंडा है। तो इसलिए जब वो लोग बात करते हैं तो, और दूसरी जो इनकी अभी तक की जो आचरण नीति को अगर हम देखें तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक भी ये जो बदलाव करते हैं, कानून करते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं करते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मैनिपुलेट करके अपना अभी तक के उनके जो पिछले 2 टर्म्स में जो उन्होंने किया है वो अगर देखा जाए तो वो जोर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती थोपते हैं और इतनी चालाकी से करते हैं कि उनके ऊपर ये तोहमत प्रस्तापित नहीं होती कि भाई वो लोग अनपार्लियामेंट्री काम करते हैं, जबकि सारा का सारा उनका जो प्रोसेस ऑफ वर्क है वो अनपार्लियामेंट्री, एंटी डेमोक्रेटिक है। और जब ऐसी फितरत के लोग ये सारी बातें करने लगे तो बहुत स्वाभाविक है कि जो लोगों को भारत की जो मिली जुली तहजीब, जो हम बहुत फख्र से बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब, उसके जो हिमायती है उनको कहीं ना कहीं जाके खतरा महसूस हो, वो बहुत स्वाभाविक है। इसमें मैं इरफान से थोड़ा मुखालफत करूंगा कि ये लोग अपने बनाए हुए शेर और अपने बनाए हुए आदमखोर शेर पे सवार हैं। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनको कभी ऐसा मन भी हो कि उसके ऊपर से उतरे वो लोग। वो तो चाहेंगे कि उसके ऊपर बैठ के उस शेर की आदमखोर प्रवृत्ति को पोषते रहे वो लोग। तो ये लोग, और दूसरा अभी जो खतरा है, हमने ऐसा सोचा कि भाई ये बैसाखी वाली सरकार है तो चल नहीं पाएगी अपने ऊपर, लेकिन दोनों बैसाखियां खुदगर्ज है और सौदागर जो मित्र पक्ष है उनके सौदेबाज है। तो वो लोग अपना फायदा लेने के लिए हर चीज का सौदा करेंगे और उसी को एक्सप्लॉइट मोदी करेंगे कि भाई चलो तुमको 2 रोटी मैं डाल देता हूँ, मेरी 1 रोटी मुझे दे दो। तो सौदे में संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो हक हैं, वो भी सौदे में शायद मतलब साइड ट्रैक हो जाएंगे। हर सौदेबाजों को किसी चीज का उसके बाजारू मूल्य से ज्यादा महत्व नहीं होता, तो वो लोग तो सौदा ही करेंगे, चाहे वो संविधान का सौदा हो चाहे ईमान का सौदा। पर राम में फिर भी हम लोग फेमिनिस्ट हैं, मेरे ख्याल में इस पैनल में जो भी हैं, महिला हक, महिला को समानता के हक मिलने चाहिए, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को हक मिलने चाहिए, और ये भी सही है कि कोई भी पर्सनल रिलीजियस पर्सनल कोड महिला को बराबरी का हक नहीं देते। बिल्कुल। तो क्या प्रॉब्लम है जब बीजेपी आरएसएस इस बात को आगे बढ़ाती है? देखिए, इसका अगर आप थोड़ा पृष्ठभूमि देखें तो आज़ादी के बाद सबसे पहले ये जो हिंदू कोड बिल की बात आई थी, उसके पीछे यही योजना थी कि जो आपने बिल्कुल अच्छी बात किया कि हर एक रिलीजियस कोड में महिलाओं को अधिकार बहुत कम है।
जी तो उस समय पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के विचार ये थे कि हम हिंदू समाज यहाँ का मुख्य समाज है, पहले वहाँ से शुरू करें। वहाँ से शुरू करेंगे। और इसमें अंबेडकर ने ये स्पष्ट कहा कि हमारे जो सिविल कोड हैं वो सब महिलाओं को दुय्यम अधिकार देते हैं और उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बदले मैं जो शब्द इस्तेमाल करूँगा वह है जेंडर जस्ट सिविल कोड, जी बिल्कुल। गोइंग टवर्ड्स जेंडर जस्ट सिविल कोड, जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। दूसरी तो बात महिला समानता के कानून होने चाहिए, Correct. ये आप कहते हैं। करेक्ट। जी और दूसरा उसमें ये कहूँगा कि ये सुधार के कानून जो अल्पसंख्यकों में हैं ये उस प्रकार से नहीं लादे जा सकते जिस प्रकार से हमने एक बार किया, हिंदू कोड बिल के बारे में किया, वो भी उसको भी बहुत डाइल्यूट करना पड़ा आखिर कम्युनिटी का रिस्पांस देखकर। अभी आजकल के समय तो ये इसलिए मुश्किल है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम बड़े पैमाने पर, क्रिश्चियन थोड़े पैमाने पर, ये एक डर की परिस्थिति में जी रहे हैं। जी पता नहीं, मेरी एक मोटी सी अवधारणा है कि जब कोई समाज कम्युनिटी डरी होती है तो सामाजिक सुधार करना और भी मुश्किल हो जाता है। और तीसरी मेरी मान्यता ये है कि ये इस प्रकार के कोड कम्युनिटी में डिस्कशन से इमर्ज होना चाहिए। हमारे पास कोई मॉडल नहीं है कि हिंदू कोड बिल एक आदर्श है और बाकी कोड उसको फॉलो करें। सभी कोड्स में उस प्रकार की कमज़ोरी है। तो एक सामाजिक वाद विवाद चर्चा के माध्यम से कोड को इमर्ज होना चाहिए। और दूसरा, मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली लगती है कि जब तक ये हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम और क्रिश्चियन ये हिंसा के कारण या दूसरे कारणों से डरे हुए रहेंगे तो उनमें सुधार लाने में इतनी स्वीकृति नहीं हो सकती। उनका एक तबका ये करेगा, कोशिश करेगा, पर सवाल ये आता है कि आखिर आप कम्युनिटी को कितना ये कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी में जो पिछड़ापन आता है वो डर के कारण आता है। और आज तो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत डर में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ये डर की बात शुरुआत हो रही है। ये तो नियत यही, क्योंकि अगर सरकार की नियत ये थी कि सब महिलाओं को, हम लोगों को बराबर का हक देना चाहिए जी, और हम हर धर्म के जो कानून हैं उन सब में हम सुधार लाएंगे, वो एक किस्म की बातचीत है। लेकिन जैसे अभी असम ने अभी फ़िलहाल किया है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम चेंजेस लाएंगे, बाकी सब में हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो एक अलग किस्म का टारगेटिंग है। जैसे ट्रिपल तलाक बहुत गलत प्रथा थी बिल्कुल। और बिल्कुल होना चाहिए कि और कई लोग बताते हैं कि ये इनफैक्ट कुरान के खिलाफ भी है। लेकिन आज ये विचित्र स्थिति है कि एक हिंदू पुरुष अपने पत्नी को छोड़ दें, एक बार तलाक कहेगा, 3 बार कहेगा, 50 बार कहेगा या ना कहेगा और छोड़ देगा, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन मुस्लिम आदमी अगर छोड़ेगा तो वो अपराधी हो जाएगा और एक्चुअली क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा। ये एक विचित्र स्थिति है। अगर हम मानते हैं कि पुरुष अपने पत्नी को छोड़ देता है और उसके लिए व्यवस्था नहीं करता है तो उसके खिलाफ उसकी कुछ जिम्मेदारियां बननी चाहिए, वो हर मज़हब के पुरुषों के लिए होना चाहिए। इसी तरह की मेरे ख्याल में वो एक कमी है इस पूरी कोशिश में। दुशान, मैं एक बार फिर If I can respond Please. to this on uniform civil code. हिंदू राष्ट्रवादी जिस तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है वो एक जेंडर जस्ट कोड, महिला समानता के लिए नहीं लाना चाहती है। उनका एक ही ध्येय है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो वो कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम लाना चाहते हैं। वो उनका असली ध्येय है। नेशनल इंटीग्रेशन से उनका मतलब है कि हिंदू फैमिली लॉज है वो हम माइनॉरिटीज़ पर थोपेंगे, उनको वो हिंदू संस्कृति माइनॉरिटीज़ पर थोपना है। इसमें से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और उसमें फिर आदिवासियों को अगर आप अलग कर देते हैं कि आदिवासी पर ये लागू नहीं होगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलना गलत है। उत्तराखंड में जिस प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाए हैं, अगर आप डिटेल में उसको पढ़ें तो वो पूरा जो हिंदू फैमिली लॉ है उसको और ख़तरनाक बना दिया है, जिसमें हिंदू महिलाओं की आज़ादी पर और रोक लगा दी है।
जैसे अगर आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं हम्म, तो आपको 1 महीने के अंदर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और अगर नहीं कराया तो कानूनी जुर्म है। तो इसमें हिंदू स्त्रियों का भी अधिकार जाता है, उनकी आज़ादी भी छिनती है, हिंदू पुरुष की भी आज़ादी छिनती है, और सभी की आज़ादी छिनती है। तो जो हिंदू समाज में स्त्री पुरुष असमानता है, उसको और ख़तरनाक बनाना यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, और लिव इन रिलेशन या इंटरफेथ मैरिजेस, इस पर कहीं एक प्रकार से रोक लगाना, और ये नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर ये उनका उद्देश्य है। यूनिफॉर्मिटी सेक्शन 44 में, आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, तो टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि अलग अलग राज्य में अलग अलग कस्टम्स हैं। हिंदुओं में भी डाइवर्सिटी है, मुस्लिम लॉ में भी डाइवर्सिटी है, ईसाई लॉ में भी डाइवर्सिटी है। तो ये उस सेंस में कि ये कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब कॉमन सिविल कोड नहीं है। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में इस पर जब चर्चा चल रही थी, और उसको एक फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में लाना चाहते थे कुछ लोग जो हिंदू राइट विंग विचारधारा के थे, वो उसको फंडामेंटल राइट चैप्टर में लाना चाहते थे। उस पर बहुत जमकर डिबेट हुआ। तो अंबेडकर ने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक वॉलंटरी सिविल कोड भी हो सकता है, ऑप्शनल सिविल कोड भी हो सकता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसा ही एक कोड है कि वो तो इनका उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता लाना कतई नहीं है। यूनिफॉर्मिटी के नाम पर एक हिंदू समाज के एक अपर कास्ट तबके के जो तौर तरीके फैमिली लॉज तौर है, तरीके उनका कल्चर है, उनके तौर तरीके है, उसको वो पूरे हिंदू समाज पर और पूरे देश पर लागू करना ये है। इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तुषार में इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल जो तथाकथित लव जिहाद के कानून, हालांकि जब पार्लियामेंट में पूछा गया उन्होंने कहा ऐसा कुछ हम नहीं मानते, लेकिन बातचीत में मुख्यमंत्री और सब लोग लव जिहाद की बात करते हैं। अब ये कानून, जैसे उत्तर प्रदेश ने जो कानून बनाया है, इसमें अगर हम शादी करने के लिए, मैं मुसलमान आदमी हूँ और मैं हिंदू महिला से शादी करना चाहता हूँ, अगर आई वांट अ रिलीजियस मैरिज, तो धर्म परिवर्तन अगर कोई करना चाहे वो एक ऐसा अपराध है जिसके कुछ परिस्थितियों में उम्र कैद हो सकती है। तो वो विकल्प मेरे सामने है नहीं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में मुझे फिर उसकी पब्लिक घोषणा करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं परिवारों से छिप के कर रहा हूँ या समाज से छिप के कर रहा हूँ, या फिर बजरंग दल जैसे संगठनों के या अतिवादी संगठन मुस्लिम समाज के हैं, उनसे छिप के मैं करना चाह रहा हूँ, अब वो संभव नहीं है। तो एक तरह से किसी भी तरह से एक इंटररिलीजियस मैरिज अब संभव नहीं है। जर्मनी की याद आती है, क्योंकि जो न्यूरमबर्ग में कानून बने थे इसी का परिणाम था। आप गांधी जी के परपोते हैं, मैं बस पूछना चाह रहा था कि गांधी जी के क्या विचार थे अगर अंतर जाति, अंतर धर्म के विवाहों के बारे में, वो क्या सोचते थे? देखिए, इसमें भी बापू के विचारों को और उसके आचरण को देखेंगे तो एक अपने को थोड़ा उसमें भेदभाव की नीति दिखेगी, क्योंकि मेरे दादा को जब एक मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया था दक्षिण अफ्रीका में जी तो बापू ने कस्तूरबा का बहाना निकालकर उनको मना कर दिया था जी वो शादी करने से। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दादी जो बनी वो मुझे बहुत प्यारी थी और मैं उनका बहुत प्यारा नाती था, पर कहीं ना कहीं जाके बापू के हाथ वो भूल हुई थी जिसका इन लोगों ने उपयोग भी किया था। जब भी वो
ये लव जिहाद के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे ये वाकया उन्होंने बहुत प्रचलित किया था कि अपने बेटे को ही मुसलमान से शादी करते हुए रोका था करके। पर ये लोग वो ये भूल गए कि उसके बाद बापू ने ये भी कहा था कि अंतर जातीय लग्नों में, शादियों में ही मैं जाऊंगा। और इसके चलते उनके 2 बेटों ने जो अपनी ही जाति की लड़की से शादी की, उसमें वो नहीं गए थे। और सबसे छोटे बेटे ने ब्राह्मण की लड़की से शादी की, तो उसमें सिर्फ वो गए थे। और तो ये विपरीतता थी। लेकिन मैं इसमें ये जो लव जिहाद वाली बात है, उसमें मोटे मोटे हमको ये लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इनका असली जो मकसद है वो इंटर कास्ट मैरिजेस पे है। जी। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उनको ये लग रहा है कि इंटर कास्ट मैरिजेस अगर बढ़ गए और कास्ट के जो पार्टीशंस है वो इरेज होने लगे, क्योंकि मल्टी कास्ट पॉपुलेशन होने लगा, तो फिर उनका जो कास्ट वर्चस्व वाली राजनीति है वो कहाँ रहेगी। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग हमेशा एक पत्थर से 2 चिड़िया का शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत शातिर लोग हैं ये। तो ये सारी बातें भी हमने समझना बहुत आवश्यक है कि वो जब एक बात करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो विचारधारा है उसको अगर हम समझेंगे नहीं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। बोले चलो 2 चिड़िया नहीं मार सके, एक तो झोली में आ गई हमारे। तो ये हमने समझना बहुत जरूरी है। जब तक बापू की बात है तो मेरे दादा के साथ उन्होंने जो किया वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ, मुझे कई बार पूछा जाता है कि बापू ने क्या गलत किया था तुम्हारे मानने पर, तो मैं ये बात कहता हूँ कि ये मेरे को लगता है कि उनका एक हिमालयन ब्लंडर था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को सुधारते हुए ये बात भी समझी थी कि अगर मैं जो चाहता हूँ कास्ट के बैरियर्स डिसॉल्व करना, तो वो सिर्फ मैरिज के थ्रू ही हो सकते हैं। ये वो स्वीकार करते या। थे। जी। जब 370 का बदलाव हुआ तो ये बातचीत आरएसएस पर बीजेपी के भी लोगों ने कहा कि अब हम कश्मीर की लड़कियों के साथ रिश्ता बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको धार्मिक विवाह के बारे में परहेज है। अगर हिंदू पुरुष मुस्लिम महिला के साथ शादी करे तो वो बहुत सही है। और उसको हम कई जगहों में लोग बताते हैं कि बजरंग दल वाले पहुंच के वहाँ डीजे भी बजाते हैं और जश्न भी मनाते हैं जब एक हिंदू पुरुष एक मुस्लिम महिला से शादी करते हैं। लेकिन उल्टा हो उसको अब उन्होंने इतना बड़ा कानूनी अपराध किया है। तो कहीं महिला को एक तरह से संपत्ति के तौर पे देख रहे हैं। उस समुदाय की संपत्ति महिला है, तो अगर जब वो शादी करती है तो वो संपत्ति दूसरे समुदाय में चली जाती है। मुस्लिम महिला से शादी अगर हो तो वो हमारी संपत्ति बन जाती है और वो हिंदू बच्चों को पैदा करें। ये एक अजीब सा सोच इसके पीछे है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। उसके पहले मैं एक थोड़ी कमेंट करना चाहता हूँ लव जिहाद पे। जैसे तुषार ने बहुत अच्छे से कहा कि उनका मकसद है इंटरकास्ट मैरिजेस को भी रोकना, जिसके एक्चुअली समर्थन में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट है, जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है तो अंतर जाति विवाह ये ज़रूरी है। और उनकी खुद की जब दूसरी शादी हुई एक ब्राह्मण डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा आज अगर बापू होते तो बहुत खुश होते। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद के मुद्दे में जैसे वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ तो मुसलमान नवयुवकों को बदनाम करना चाहते हैं कि ये सेक्सुअली ज़्यादा ये एक्टिव हैं, उस प्रकार से उनकी बदनामी करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनका बड़ा उद्देश्य ये भी है कि वो हिंदू लड़कियों पर नियंत्रण रखें, जो आपके अगले सवाल से जुड़ा हुआ है कि जो इनकी धर्म के नाम पे जो राजनीति चलती है वो पितृसत्तात्मक मूल्यों को लेके ही चलती है। वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, बर्मा में हो, धर्म के नाम की राजनीति यानी पितृसत्तात्मक मूल्यों को लाना
और स्त्रियों को नियंत्रण में रखना। और जो आपने जैसे कहा कि पितृसत्तात्मक मूल्यों में स्त्री को तो संपत्ति माना जाता है, तो इसलिए देखिए कि हमारी शादियों में कन्यादान होता है, पुत्रदान नहीं होता। और दूसरी जगह भी आप देखिए गिविंग अवे द डॉटर, ये जो परंपरा है, और इसी के चलते ये लव जिहाद का उन्होंने काफ़ी फ़ायदा लिया है। वास्तव में मैं कहूँ तो इसके ज़्यादा केसेस रियल में होते भी नहीं हैं, कोई एक आध रहा तो उसको बहुत हो हल्ला कर देते हैं। और दूसरी आपने जो बात कही कि अगर हिंदू पुरुष मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसका तो स्वागत वो इसी आधार पे करता है कि एक दूसरे की संपत्ति हम लेकर आए हैं, अब ये हमारी संपत्ति हो गई है। और इसलिए एक कमला भसीन ने एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिया था कि पति शब्द का क्या मतलब होता है। करोड़पति, करोड़ का मालिक, स्त्री का पति, स्त्री का मालिक। तो ये सब चीज़ें ये और कई जगहों में मालिक, एक्चुअली मालिक कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं, मालिक कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी मालक कहते हैं, तो नेपाल में श्रीमान कहते हैं, ऐसा जो है। तो ये पितृसत्तात्मक जो है, पितृसत्तात्मक विचार ये इनके बहुत गहरे रहते हैं। और उसी के चलते ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू पुरुष की मुसलमान महिला से शादी का स्वागत है, पर इसके विपरीत हो तो उसको फिर लगता है कि हमारी संपत्ति हमने खो दी। और तीसरा ये बात फिर से मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि ये लव जिहाद पूरी कैंपेन का एक उद्देश्य ये है कि हिंदू लड़कियों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण किया जाए जी। इसलिए आप देखेंगे कि राखी के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता घर घर जाते हैं और वो पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं कि भाई आप अपनी लड़की पर वॉच रखिए, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, उसके मोबाइल पे चेक रखिए, किसके मैसेज आ रहा है, किसके। ये सरेआम हो रहा है और ये उसका आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। इरफान, एंटी कन्वर्जन लॉज में और भी बदलाव, मतलब शादी को उन्होंने उसमें जोड़ा है, लेकिन आज धर्म परिवर्तन एक बिल्कुल बड़ा कानूनी अपराध जैसा उसका स्वरूप बना है। इसको लेते हुए ये जो बदलाव कानून में आ रहे हैं, समाज में इसका क्या असर होगा? एक डर का माहौल सा मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय में छा गया है कि वो प्रेयर मीटिंग भी करते हैं तो उसको धर्म परिवर्तन के लिए जैसा वो कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का हो हल्ला मचाकर घर के अंदर चल रही प्रेयर मीटिंग पर भी बंदी लाए हैं। इन पे कई उदाहरण हैं जहाँ पे पादरी या आप अस्पताल चला रहे हैं, एक मिशनरी हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, उसको लेके जो उनके पादरी वगैरह हैं उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन के भी मामले लगाए जा रहे हैं और भीड़ लेके तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस और भीड़ इकट्ठा आके ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन। और इस कानून को, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं पूरे समुदाय पर एक दबाव डालने के लिए, ताकि वो सहमे रहें, डरे हुए रहें, दुय्यम नागरिक बने, इसके लिए। और ये मौलाना उमर गौतम और मौलाना सिद्दीकी, उनको पकड़कर धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम में डाला, लेकिन UAPA का चार्ज लगाया, सेडिशन का चार्ज लगाया, राजद्रोह का इल्ज़ाम लगाया उन पर, और कई सालों तक वो जेल में रहे। अब वो बेल पर बाहर है, लेकिन सालों तक जेल में रहे। इतने सारे कड़क कानून बनाकर, जिसमें अगर धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम किसी पर लगता है तो हमारा कानून कहता है कि जब तक आप पर गुनाह साबित नहीं होता आप इनोसेंट हैं। लेकिन ये धर्म परिवर्तन का इतना ख़तरनाक कानून है कि अगर आप पर इल्ज़ाम लगा तो आपको गिल्टी माना जाएगा, आपको दोषी माना जाएगा, और अब आप साबित करेंगे कि आप दोषी नहीं है। तो इतने कड़क कानून और इतने कड़क प्रोसीजर बनाने के बाद भी मेरी नज़र में एक भी कन्विक्शन कोई भी राज्य में नहीं है। और हम लोग बिल्कुल नज़र रखते हैं अखबारों पर कि ऐसे केसेस बनते हैं नहीं बनते हैं, हिंसा के केसेस, मॉब लिंचिंग के केसेस, हेट वायलेंस के केसेस और कन्वर्जन के कन्विक्शन के केसेस पर भी हम नज़र रखते हैं। इतना पुलिस के लिए ये इल्ज़ाम लगाना इतना आसान बना दिया, पुलिस के लिए ये इल्ज़ाम लगाना बहुत उसको साबित करना बहुत आसान बना दिया। इसके बावजूद भी एक भी कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, यानी सारे कन्विक्शन झूठे हैं।
इनको पता है ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सिर्फ डर का वातावरण। सिर्फ डर का माहौल बनाना है। खड़ा करना। लेकिन विचित्र बात यह है कि यहाँ भी मतलब कई अभियान आरएसएस चला रही है धर्म परिवर्तन के लिए। घर वापसी आखिर एक धर्म परिवर्तन का ही पूरा कैंपेन है। तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ तो है ही नहीं वो। अगर आप इस्लाम से या क्रिश्चियन धर्म से हिंदू बन जाएं तो आप तो घर वापस आए घर हैं, वापस। आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कानून लागू नहीं होगा। लागू नहीं होता है। ये और भी ज़्यादा इससे इसको जो इसके पूरे पीछे जो मकसद है। लेकिन संविधान की जो बातचीत हुई थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इबादत की जो आज़ादी थी, उसमें ये बहुत क्लियर था कि आपको अपने चॉइस के हिसाब से मज़हब का पालन करना, लेकिन उसका प्रचार करने का भी हक है। संविधान ने वो हक दिया है। या एंटी कन्वर्जन लॉज से वो सारे हक भी वापस लिए गए हैं, लेकिन आज उसका इस्तेमाल अब डर को पैदा करने में भी किया जा रहा है। हाल ही में एक और आदेश, सरकारी आदेश हुआ जो 50 साल पहले बहुत स्पष्ट किया गया था कि सरकारी अधिकारी आरएसएस और जमात इस्लामी का सदस्य नहीं हो सकता। उसका आंशिक बदलाव उन्होंने किया है और आज ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकारी अधिकारी आरएसएस का सदस्य हो सकता है। मैं आईएएस अधिकारी रहा हूँ, 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ और उस पूरे दौर में जब सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी, बाबरी मस्जिद का पूरा मूवमेंट चला था, ये कल्पना करना, क्योंकि मैंने अभी एक लेख लिखा है जिसमें मैंने कहा कि आप कल्पना करिए कि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के इंसान हैं, एक भीड़ आ रही है और आपका घर जलाने के लिए आपके माँ बाप आपके बच्चों को, बीवी को मारने के लिए, बलात्कार करने के लिए पहुंच रही है, तो आप क्या करेंगे? एक तरफ आप अपने खुदा को, अगर आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप अपेक्षा करेंगे कि डीएम और एसपी मुझे बचाएगा। लेकिन डीएम एसपी अगर शाखा में जाते हैं तो आप मतलब कल्पना करना भी मेरे लिए मुश्किल है। हम लोग आईएएस में जाते हैं तो संविधान की रक्षा, उसका पालन का एक वादा, मतलब एक प्लेज करते हैं। अब ऐसी संस्था, ऐसे संगठन जो खुल के संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, उसका हम सदस्य होते हुए हम संविधान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? और ये कहना कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही मतलब खुल के आरएसएस, जब भी चुनाव होता है तो आरएसएस के कार्यकर्ता देश भर में काम करते हैं, उसी से तो बीजेपी का ताकत का जीत कराती, जीत वही कराते हैं। तो आरएसएस के आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं और आप आरएसएस के सदस्य हैं, तो आप निष्पक्ष चुनाव आपसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है? तो ये जो फैसला हुआ है, इसका what implications does it have for society and for governance itself? मतलब सरदार पटेल ने कहा कि ये जो आईएएस आईपीएस वाले हैं वो एक तरह से लोहे का फ्रेम है जो इस देश को संभाले रखेगा जब सांप्रदायिकता, जातिवाद वगैरह, हिंसा, जब ये सब होगा। अब वो फ्रेम उसी का ये बदलाव के बाद क्या, हाउ डू वी लुक टू गवर्नेंस? आप कोई भी बोलना चाहें। देखो हर्ष, मैं समझता हूँ कि अलमारी तोड़नी हो और अगर आप में धैर्य हो कि भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है ये तोड़ने की, मैं कुल्हाड़ी लाके इसको तोड़ूं, तो सबसे आसान बात होती है दीमक लगा देना। और संघ जो है वो हमारे देश को लगी हुई दीमक है, इसलिए वो जहां भर भी उसको लगाया जाएगा उसको खोखला करेंगे ही वो।
और यही उनकी नीयत होती है, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद जैसे बनाया गया उसे उन्होंने कभी माना ही नहीं या स्वीकार ही नहीं किया है। उनके लिए ये देश का अस्तित्व एक उनके स्वप्नों का खंडन है। वो चाहे हमारे लिए बहुत बड़ा दुष्स्वप्न हो, लेकिन उनके स्वप्नों का खंडन है। तो 50 साल तक तुमने राष्ट्रीय झंडा भी नहीं बिल्कुल फहराया। बिल्कुल, वो नहीं फहराएंगे। अब जो फैलाते हैं वो हमारी आंखों में धूल डाल रहे हैं। जब नहीं फैलाते थे तो हमको उनकी नीयत स्पष्ट दिखाई देती थी। अब वो लोग हमारी आंखों में धूल डालकर हमको बताते हैं कि आप अपने घरों पे झंडा लगाओ तो ही आप देशभक्त कहलाओगे। जिन लोगों ने अपने घरों पे कभी झंडा नहीं फहराया था वो लोग ने। तो ये जो है वो ये हमने समझना चाहिए कि वो तो हर प्रकार से इस मुल्क को खत्म करने, नष्ट करने के लिए मंसूबे करते ही रहे। ये जो मुद्दा आपने कहा कि अब वो लोग ये आईएएस और आईपीएस को भी संघ में जाने देंगे, उनका मेंबर होके, एक्टिव मेंबर होते हुए सरकारी पदों पर रहने देंगे। सिनिकली मैं इसका बहुत आह्वान करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको ज्यादा खतरा समझता हूँ कि आरएसएस वाला चोरी छुपे आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए और मुझे कब पता भी न चले। जब वाजपेयी और अडवाणी की सरकार, प्रथम सरकार आई थी, तो मुझे लगता है एक सर्कुलर द्वारा अडवाणी जी ने ये कहा था कि चाहे तो सरकारी अफसर जो है वो शाखा के लिबास में अपने ड्यूटी पे जा सकते हैं। ऐसा एक सर्कुलर उन्होंने डाला भी था। जब मुझे पूछा गया कि भाई तुम इसको कैसे रिएक्ट करते हो, मैंने कहा मैं इसका तहे दिल से आह्वान करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ये है, क्योंकि जब मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और मुझे संघ का पोशाक पहना हुआ अधिकारी दिखेगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किसके पास नहीं जाना है। अभी मैं जाता हूँ तो मुझसे विश्वासघात करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये संघी था करके। पर ये सिनिकल एक बात है। बट ये सिनिकल बात है, और यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जब भीड़ आती है मुझे मारने के लिए दंगे में, या मैं दलित जाति का हूँ और मुझ पे वार हो रहा है। उसके अलावा आप शिक्षक रहे हैं। अगर शिक्षक आरएसएस का सदस्य हो सकता है, वो किस तरह का सोच स्कूल में, कॉलेज में फैलाएगा। डॉक्टर आरएसएस के सदस्य हों, क्योंकि मैंने दंगे बहुत देखे हैं, और अब ये लिंचिंग के केसेस में भी हम बात कम करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स की भूमिका कई बार बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक। 2020 का जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, वहाँ डॉक्टरों ने जिस तरह का व्यवहार ये दंगा से प्रभावित लोगों के साथ किया था, अब वो खुल के आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं। देखिए हर्ष, ये अभी तो आपने दिल्ली दंगों की बात की, आपने तो गुजरात दंगों पे भी बहुत काम किया है। गुजरात के दंगों के समय भी डॉक्टर्स ने बहुत नकारात्मक भूमिका निभाई थी। वैसे डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो कहती है मैं जिसका इलाज करूँगा, ना मैं उसका देश देखूँगा, ना जाति देखूँगा, ना धर्म देखूँगा, ना लिंग देखूँगा, एक मरीज़ के रूप में मैं उसका इलाज करूँगा। ये हिपोक्रेटिक ओथ जो हमारी रहती है। अब दूसरी बात ये आपने कही, तो डॉक्टर्स के बारे में तो बहुत नकारात्मक असर होगा। और दूसरी बात आपने कही शिक्षक क्या करेंगे। वैसे भी वो नई शिक्षा करिकुलम जो ला रहे हैं उसमें भी बहुत मसाला है। और फिर शिक्षक जो चीज़ें पढ़ाएंगे, जैसे अब डार्विन की थ्योरी है, तो डार्विन की थ्योरी के बदले वो भाई ब्रह्मा जी ने ये सब जातियाँ बनाई, इतनी योनियाँ बनाई, तो ये सब चीज़ों का सब आ जाएगा। और फिर प्राचीन भारत में क्या नहीं था, एरोप्लेन, आपके पुष्पक विमान थे, प्लास्टिक सर्जरी थी, इंटरनेट भी था ना, वो जब इंटरनेट भी था जब वो महाभारत का चल रहा टेलीविज़न था भी था, सब कुछ था। तो ये शिक्षा में तो बहुत ही खतरनाक है अगर इस प्रकार की चीज़ें कहें। तो उसमें हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें जो तर्कपूर्ण सोचने की ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और मेरी ये मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए तर्कपूर्ण सोच उसकी आधारशिला है। केवल विज्ञान और
सोशल साइंसेस में नहीं, इवन सामाजिक परिवर्तन में जो तार्किक सोच है वो उसकी एक आधारशिला है। तो ये एक तो मेडिकल प्रोफेशन, टीचर्स प्रोफेशन, इसके लिए बहुत ही नकारात्मक होगा। साइंटिस्ट तीसरा एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी चीज़ हो रही है वो इस आधार पे ये लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन थोड़ी है। पर देखा जाए तो आरएसएस सबसे चालाक राजनीतिक संगठन है, जो कहता तो है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, पर वास्तव में पूरी राजनीति का नियंत्रण वो करते हैं। और अभी चुनाव के बाद आप देखिए नतीजे खराब आए तो इनके पूरे कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जाके बीजेपी के लीडर से मीटिंग कर रहे हैं कि ऐसा चुनाव करना चाहिए, वैसा चुनाव करना चाहिए। और जो कल तक आरएसएस में अभी तक थे, राम माधव, वो अभी जाके बीजेपी में कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका एक रात को कपड़े बदलने में उनको कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो एक ही परिवार का सब कुछ है। आप इरफान, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव पे आपने सारी उम्र काम की है, इस फैसले का सांप्रदायिक सद्भाव पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए, अब हर अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने प्राइम पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए अगर आरएसएस की शाखा में जाना शुरू करना पड़ेगा और आरएसएस की शाखा में जाकर वहाँ वो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच ये लाएगा, तो उसकी ईमानदारी कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को रहेगी ही नहीं। अब इतने सारे दंगे और दंगों का अभ्यास हम लोगों ने किया है, जिसमें हम जानते हैं कि स्टेट को जो दंगा पीड़ित को बचाना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, वो दंगा पीड़ित को संरक्षण नहीं देते। और ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ के दंगा पीड़ित हैं, उनको उन पर गोलीबार करना, एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करना, उनको नियंत्रण, उसके बाद उनको बड़ी संख्या में अरेस्ट करना, ये सारा हो रहा है। और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जो उनके राजनीतिक पैटर्न्स हैं, उनको खुश करने के लिए, ये कानून को की रक्षा करने के लिए नहीं करते हैं। कुछ करते होंगे, कुछ पुलिस ऑफिसर, कुछ डीएम्स वगैरह, लेकिन ये इनका पॉलिटिकल पैटर्नेज इतनी बढ़ गई है कि ये अपने पॉलिटिकल गुरुओं को खुश किए बिना कुछ भी नहीं करते। अब ये तय हो जाएगा कि एक कंपल्शन हो जाएगा कि पहले एक थोड़ा नोशनल डिस्टेंस तो रहता था, अब और एक वो जो अगर संबंध है तो छुपाते थे। अब खुलेआम वो संबंध रखेंगे, और खुलेआम अगर संबंध रखेंगे, आरएसएस की विचारधारा तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये जो हमारी लिबरल डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ है। अगर ऐसे विचारधारा को आप ओपनली एक्नॉलेज करते हैं और उसका पालन करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का पालन कर ही नहीं सकते। और उसके लिए दंगा पीड़ितों के लिए खतरा, खास करके माइनॉरिटीज़, महिलाओं के लिए खतरा। अच्छा, दंगा एक बात है, और लिंचिंग के जो लिंचिंग में जो होगा, लेकिन रोजमर्रा की पुलिसिंग में जी इसका असर, ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं या एक्सेसिव बल इस्तेमाल किया जा रहा है, एनकाउंटर की पॉलिसीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, ये सारी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा मात्रा में लागू की जाएगी। अब दंगे के वक्त तो छोड़िए, खतरे के वक्त तो छोड़िए, अगर मेरे घर में चोरी हुई है, मैं माइनॉरिटी का हूँ, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन जाना पसंद करूँगा? क्या पुलिस पर विश्वास होगा मेरा कि अगर वो शाखा में जाता है तो रोज़मर्रा के पुलिसिंग में, रोज़मर्रा के इसमें भी एक बड़ा खतरा है। और ये तो एनकरेज करेगा हर सारे आईएएस ऑफिसर्स को और आईपीएस ऑफिसर्स को कि आप जाइए, शाखा में जाइए, आपको प्रमोशन चाहिए, शाखा में जाइए और वो आइडियोलॉजी आप एम्ब्रेस कीजिए। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा कानून के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मैं बहुत सारी और चीज़ें हम बात कर सकते हैं, लेकिन सीए एनआरसी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सीए के नियम तो बन गए हैं, सीए अकेले अपने आप में इतना ख़तरनाक नहीं है,
लेकिन एनआरसी के साथ जुड़ा हुआ अगर सीए, इसकी क्या संभावना है? एक एक डर तो ये है कि सेंसस अभी तक हुआ नहीं है। सेंसस जब करेंगे तो वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ उसको जोड़ेंगे, उसमें वो तय करेंगे कौन से डाउटफुल, कहाँ संदेह है हमें इनके नागरिकता के बारे में। वहाँ फिर माइनॉरिटीज़ को पे फोकस रहे, और उसके बाद फिर सीए के साथ साथ एनआरसी को लाएंगे कि आप हिंदू हो तो आपको एक बचाव का रास्ता है, लेकिन मुस्लिम हो तो बचाव का रास्ता नहीं है। क्या इतने बड़े खतरे की तरफ ये सरकार जाएगी या नहीं? आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मुझे तो इसमें संदेह नहीं लग रहा कि वो जाएगी इसमें, क्योंकि देखिए, एक बात इस सरकार का आपने देखना होगा कि जब वो एक कदम आगे बढ़ना चाहती है असली में, तो 2 कदम की छलांग लगाती है, जानते हुए कि हमको पीछे आना पड़ेगा। तो पूरा पीछे हट ना करने पड़े और एक कदम हासिल हो जाए, ये रणनीति वो लोग इस्तेमाल करें। दूसरा, ये बेशरम सरकार है, उनकी नाक कट जाए तो भी उनको परवाह नहीं होती। जिस तरह से वो लोग आ रहे हैं अभी, जो उन्होंने ये कानून वापस लिए, एक के बाद एक कानून वापस लिए, जो लैटरल एंट्री वाला, फिर वक्फ का, ये सारे जो कानून बड़ी निर्लज्जता से उन्होंने कहा कि, पर उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया उनकी जो वोटरी है उनको, कि देखो तुमने हमको पर्याप्त संख्या नहीं दी तो हमारी ये हालत हो रही है। तो ये लोग बहुत आगे की सोच के काम करते रहते हैं, इसलिए उनको अगर उस वक्त पीछे हट करनी पड़े तो उनको फिक्र नहीं है उसकी। लेकिन हमको सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि हमारी जो एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल जो हमारे फाउंडर्स ने देखा और इम्प्लीमेंट किया, वो अब एक अथॉरिटेरियन अपार्थाइड कंट्री की तरफ जा रही है। ये सारे लॉज जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया, वो दक्षिण अफ्रीका की अपार्थाइड पॉलिसीज में से आए हुए लॉज हैं, और वही वो लोग, वहाँ रेस के ऊपर था, यहाँ कास्ट और रिलीजन के ऊपर वो लोग करवाना चाहते हैं, और यहाँ उनको सफलता इसलिए मिलेगी, इजराइल पैलेस्टाइन से भी लिया है कि यहाँ तो कास्ट के बैरियर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ उनको इम्परवियस कर देना है कि भाई ट्रांस माइग्रेशन इम्पॉसिबल हो जाए उसमें से। तो हम एक अथॉरिटेरियन अपार्थाइड स्टेट की तरफ अग्रसर है, इसकी चिंता हमें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे हालात में हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका में रेस का जो बैरियर था वो तोड़ना ज्यादा आसान था। हमारे जैसे कल्चर में कास्ट के बैरियर्स को एक बार वो अगर सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो उनको वापस डाइल्यूट करना असंभव हो जाएगा, और ये चिंता हमें होनी चाहिए। राम, आप सीए अगर लाया जाएगा तो क्या परिणाम होगा अपने देश के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से सीए एनआरसी, मतलब सीए एनआरसी कॉम्बो जो है, वो एक बार तो हमने देख लिया कि पूरे देश में जिस प्रकार से शाहीन बाग के आंदोलन हुए, तो मैं थोड़ा इसमें आशावादी हूँ। आशावादी इसलिए हूँ कि जो आसाम का एक अनुभव है कि जहाँ 20 लाख लोगों के पास पेपर्स नहीं थे, उसमें से 12 लाख हिंदू थे और केवल 8 लाख मुसलमान थे, और हमारी नागरिकता जा सकती है इस डर से। जिस प्रकार से शाहीन बाग के आंदोलन हुए, क्या ये लोग उनको दबा सकेंगे? अभी तो मेजॉरिटी में भी नहीं है, अभी तो उनके अंदर भी कई ऐसे घटक हैं जो उनकी बैसाखियाँ हैं, वो मेरे ख्याल से तो इतनी बेशर्म नहीं होंगी कि इस प्रकार की चीज़ को होने देंगी। तो मैं थोड़ा सा आशावादी रवैया रखना चाहता हूँ कि एक तो आसाम का अनुभव, दूसरा शाहीन बाग, और तीसरा इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। नहीं तो हो सकता है वो उस दिशा में जाएं जैसे अपार्थाइड रेजिम, पर वो तो मेरे ख्याल से देश का एक प्रकार से बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी हमारी राष्ट्रीयता में। इरफान, आप भी ये इस बात पे वो आशा रखते हैं, जैसे उम्मीद रखते हैं जैसे राम जी, कि सीए एनआरसी कम से कम नहीं करेंगे?
नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार एनआरसी लाना चाहती है। नहीं हर चाहती है, इसमें तो कोई संदेह ही हर नहीं। हर स्टेट में वो मांग कर रहे हैं और लाएंगे वो। मणिपुर में वो मांग कर रहे हैं एनआरसी की, ताकि कुकीज़ को देश के बाहर किया जाए। पाकिस्तान, मुसलमानों को कहा जा रहा है पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, तो उनके कैडर्स तो एक सॉलिड मांग कर रहे हैं और उसको लाएंगे भी, क्योंकि ये इसकी परवाह नहीं करते कि वो पास होगा नहीं होगा, उसका क्या होगा। वो अपने कैडर्स को बताना चाहते हैं कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं और हम जो कर सकते हैं वो किया। लेकिन इसका जमकर विरोध भी होगा, इस बात से मैं सहमत हूँ राम की, क्योंकि एक बाजू से आदिवासी भी चिंतित है कि उनके पास भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है साबित करने के लिए, और वो ये नहीं साबित कर सकते कि हम बाहर से आए, और सीए कानून उनको बचाएगा। तो एक सिविल सोसाइटी से एक जमकर विरोध होगा, ये संभावना भी है। लेकिन वो लाने की कोशिश करेंगे, और ये उसका भी आपको शक नहीं है? उसका भी मुझे शक नहीं है। देश टूट सा जाएगा अगर ये इसको सही। जबरदस्ती लागू करे। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उनका मंसूबा है सीए एनआरसी का, उसमें उनको सफलता इसलिए भी मिली है कि जो पहली बार हुआ तो वो लोग एक पूरी इमेज दिखा सके कि ये देखो मुसलमान ही इसका विरोध कर रहे हैं, ये पूरा विरोध मुसलमान का है। जैसे फार्मर एजिटेशन को उन्होंने एक खालिस्तानी बताने की बहुत सफल उन्होंने योजना की, वैसे ही सीए एनआरसी के लिए उन्होंने एक दुष्प्रचार ये कर दिया कि ये देखो मुसलमान ही इससे डर रहे हैं, जिनकी नीयत पे शक हमेशा रहा है वो ही डर रहे हैं। तो ये सिर्फ उनको है, तो आपने उसको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि जैसे इरफान ने कहा कि आदिवासियों पे भी खतरा है, दूसरों पे भी खतरा है, सब कई लोगों के ऊपर ये खतरा आने वाला है, और अगर कानूनन बात करें तो वो सब उसमें एड्रेस होने ज़रूरी है। इसलिए विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध मुसलमान सिवा नहीं हो रहा है उसका, और वो भी एक पोलराइजेशन का शस्त्र बन सकता है। अगर सीए एनआरसी आया और मुसलमानों ने ही वापस रास्तों पे उतरना शुरू किया तो वापस उनका पोलराइजेशन एजेंडा सक्सेसफुल होगा। और पहले आंदोलन में वही एक वक्त था जब मुझे लगा कि गांधी जी अगर होते तो उनको बहुत गर्व होता कि हर समुदाय के लोग खड़े होके उसका विरोध किया था। आखिरी सवाल मेरा नफ़रत के वातावरण के बारे में इस देश में पिछले 10 सालों में जो माइनॉरिटी मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ हद तक दलित और आदिवासी के खिलाफ एक जो हिंसा और नफ़रत का जो दौर चला है, हमने ये अपेक्षा की थी कि चुनाव के रिज़ल्ट के बाद कि उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन इस दौर में एक्चुअली लिंचिंग के केसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कमज़ोर, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं। क्या उनका नफ़रत का एजेंडा पे कोई इसका असर क्या होगा? आप कैसे अपेक्षा करते हैं जो मुस्लिम समुदाय एक डर के माहौल में ज़िंदगी अब काट रहा है कई जगहों में, लिंचिंग के डर से, और क्रिश्चियन समुदाय में भी अपने इबादत प्रार्थना में उनको डर सा हो गया है। क्या उसमें कमी आएगी या वैसी ही स्थिति रहेगी? हेट स्पीचेस जिस तरह के हुए, क्या हेट स्पीचेस में कमी आएगी? जो नफ़रत का वातावरण है, अंत में वो सबसे ज़रूरी सवाल है, उसमें क्या बदलाव आएगा कि नहीं? आपकी क्या समझ है? हर्ष, मैं इसमें थोड़ा उदासीन विचार का हूँ। मैं अब ये मानने लगा हूँ कि हम एक नफ़रतबाज संस्कृति है, हम एक नफ़रती लोग हैं, नफ़रती टेम्परामेंट के लोग हैं, जो कुछ पलों के लिए ही नफ़रत को छोड़कर मोहब्बत का रास्ता पे चलते हैं
पर पहले मौके पर वापस उस नफरतबाज विचारधारा में चले तो जाते शायद हैं। उल्टा भी हो सकता है ना, गांधी जी के पीछे जो लड़ाई लड़ी गई थी, और बहुत ज़रूरी है कि और धाराएं भी थी, भगत सिंह और वामपंथ का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और सुभाष बोस का। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश होगा, मुसलमान को बराबर के हक मिलेंगे, ये सब सहमत थे। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी लोगों ने ये दिखाया कि हम मोहब्बत के रास्ते पे चलने के लिए उत्सुक हैं। और अब जो हम देख रहे हैं, शायद ये कुछ वक्त के लिए हम पीछे हटें और वापस वहीं पहुंचेंगे। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि ये सही निकले। पर अगर आप देखें, एक 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 सभ्यता की उम्र में के स्केल पे देखें, तो 2000 साल मोहब्बत जो वाला हमने पीरियड बहुत छोटा दिखता है उसमें। 2000 साल जो हमने दलितों के साथ किया हाँ, और महिलाओं के साथ किया है, वो तो एक बहुत हिंसात्मक बिल्कुल बिल्कुल संस्कृति बिल्कुल दिखाती है ये। बिल्कुल। और इसीलिए आज जब नफरत की राजनीति एक सफलता की सीढ़ी का रास्ता दिखा रही है, तो वो इतने कामयाब हो गए हैं कि आप देखो कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में या 25 सालों में, जब आप मोदी के गुजरात के साल भी उसमें जोड़ दें, चीफ मिनिस्टर और बाद में प्राइम मिनिस्टर नफरती भाषण देंगे, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि उस पद पे पहुंचा हुआ आदमी इस तरह से। अभी जो रिपोर्ट आया है कि 200 कुछ स्पीचेस हुए थे नफरती, उसमें से 80 प्रधानमंत्री के थे। और वो उसको अगर गुजरात के मुख्यमंत्री के काल में देखा जाए, तो बहुतांश वो गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री उनके ही खाते में चले जाएंगे वो। और अब जो हो रहा है वो अनुकरण हो रहा है, क्योंकि वो चापलूस लोगों को लग रहा है कि भाई हम उनकी भाषा बोलेंगे तो हम उनके गुड बुक्स में आ जाएंगे, हमारी राजनीति चलती रहेगी। पर ये जो समाज में घृणा को जिस तरह से अपनाया जा रहा है, अब घृणा, हम सोचते थे कि चौराहे तक सीमित है घृणा, अब हमारे परिवारों में आ गई है। ये सही है। परिवारों में हम जुबान नहीं खोल सकते। मेरे कई फैमिली ग्रुप्स है व्हाट्सएप में, उस पे मैं पोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका गांधी जी का परिवार, मेरा गांधी जी का परिवार माना जाता है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि वो क्वालिटीज अनुवांशिक नहीं है, वो लानी पड़ती है। तो वो मेरा परिवार सिद्ध करता है वो बात। लेकिन मेरी बेटी आतंकित होती है हर रोज। वो मुझे बोलती है कि हमारी फैमिली में ऐसी बातें कैसे आती है पापा, पर वो परिवारों के अंदर आ गई है। और मजे की बात यह है कि वो लोग जितना जहर उगलना चाहे उगले, पर अगर हम उसको काउंटर करते हैं तो इमीडिएटली आता है कि देखो फैमिली में पॉलिटिक्स मत लाओ। हाँ, जो विरोध करता है वही हाँ, पॉलिटिक्स ला रहा है। ये हर परिवार, हर फैमिली। ये जो फितरत है, आज हम हंस रहे हैं, लेकिन कल इसी फितरत में परिवारों में खूना मरकी होगी, क्योंकि हंस घृणा रहे हैं, की, एक्चुअली रोते हुए हंस रहे हैं। ये घृणा की जो प्रवृत्ति है, वो अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है सेकंड नेचर बनती जा रही है और नॉर्मलाइज हो गई है कि आप कितना भी अनाप शनाप। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत सौम्य व्यक्ति है वो, लेकिन जब बाबरी मस्जिद के बाद के दंगे हुए थे, तो बातों बातों में मियाँ मिल जाए तो गला काट दूं, ऐसी बात परिवार के बीच में बैठ के हुई थी। मैंने उस तब करा भी था। वैसे दूसरी बार जब हम मिले तो मैं मेरे मुसलमान दोस्त को ले आया था और सबके बीच में उसको कहा कि देखो मुसलमान को लाया हूँ, गला काटना चाहती हो काट लो, अभी इधर ही है करके। पर ये बात इतनी स्वाभाविक कैसे हो गई जी। इसके ऊपर हमने सोचा। पहले होता था, ये नफरत का आलम पहले भी होता था, लेकिन वो छुप छुप के किया जाता था।
या मॉब के अंदर जब एनोनिमिटी मिलती थी तब किया जाता अब था। प्यार की बात जो कर रहा है वो छुप 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 के कर रहे कहते हैं। जी। प्यार की बात करनी होती तो छुप के बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई माहौल देख के बात करे किया करो। रेस्टोरेंट में आप बैठे हो, आप अपने टेबल पे डिस्कशन नहीं कर सकते, बाजू के टेबल वाले आके आपको गालियां देना शुरू करते हैं। तो ऐसा जो, इसीलिए मुझे बहुत, ये मैं बहुत कन्विंस हो गया हूँ कि हमारी फितरत नफरतबाजों की है। राम, आप जो नफरत का वातावरण है, डर का वातावरण है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, दलित आदिवासी के लिए, उसमें क्या कोई बदलाव आएगा? देखिए, इसमें तुषार ने काफ़ी अच्छे से बताया, उससे मैं पूरा सहमत हूँ। पर एक मैं कारण इसमें बताना चाहता हूँ। ये नफ़रत स्वाभाविक नहीं है। इस नफ़रत को पैदा किया गया है सिलसिलेवार तरीके से, 100 साल से। आप समझ जाइए, 100 साल, 99 साल से वो नफ़रत पैदा की गई है। वो शाखाओं से चालू होकर शिशु मंदिर, एकल विद्यालय, फिर उनकी किताबें, फिर सोशल मीडिया, फिर आईटी सेल, और फिर अभी तो फिल्मों में भी उसने ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो लोगों के बीच में नफ़रत आई है, अभी हमने ऐसा दौर भी देखा था जब लोगों के बीच में मोहब्बत बहुत मजबूत थी। जब गांधी जी पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा जो सेंटिमेंट, भावनाएं थी, वो प्यार की थी, मोहब्बत की थी। समाज तो वही है हम। पर बदलाव कैसे चालू हुआ? बदलाव इसलिए चालू हुआ कि जो आरएसएस ने जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा हर लेवल पे 1 से लेकर 10 तक चुपचाप चालू रखा, उसका सक्रिय विरोध, उसका काउंटर नहीं रखा गया। जी। हमारे समाज का सबसे बड़ा मुश्किल ये है। तो वो अभी आगे कैसे कम होगा, क्योंकि अभी जो सोशल ग्रुप्स हैं, फिर से मैं आशावादी बात करना चाहता हूँ कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, अभी तक उन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल को इतना गहराई से नहीं लिया था। जो मैं देख रहा हूँ पिछले करीब 1 साल से, सबको लग रहा है हाँ भाई, सांप्रदायिकता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, नफ़रत को मिटाने के लिए काम करना चाहिए। उसमें मुझे एक आशा दिखती है, क्योंकि जब तक हम इसका एजेंडा को, इसकी हेट को काउंटर नहीं करते, वो अपने आप नहीं जाने वाली। और ये भी मैं मानता हूँ कि इसको इंजेक्ट किया गया है और धीरे धीरे वो बढ़ी है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आज का समाज चल रहा है, उसमें बहुत सारा स्पेस है कि हम इसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमने अभी तक न सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया है, न सभी ग्रुप्स ने इसको किया है। और इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टी से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। ज़्यादा इसमें जो काम करने की ज़रूरत है वो एक सामाजिक धरातल के ग्रुप्स को करने की है। और जहाँ तक आपने दलित आदिवासी का कहा, देखिए, दलित आदिवासी के खिलाफ भी जो नफ़रत पैदा की गई है, क्योंकि आरएसएस का केवल एक पैर नहीं है। एक पैर है अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत फैलाना, उसका दूसरा पैर है मनुस्मृति के मूल्यों का गुणगान, गोल्डन पास्ट। वो गोल्डन पास्ट की जब बात करते हैं तो उसमें दलित दुय्यम हो जाते हैं, आदिवासी दुय्यम हो जाते हैं, या आप उनको महिला बिल्कुल, ये दलित और महिला का सवाल बिल्कुल समांतर चलता है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है कि ये भी, इसमें भी आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे पितृसत्तात्मक मूल्यों के लिए, अब आप देखिए, आरएसएस में कोई महिला तो है नहीं, जो इनका शीर्ष संगठन है। महिलाओं के लिए इन्होंने बनाया हुआ है राष्ट्र सेविका समिति, उसमें स्वयं शब्द है ही नहीं, सेल्फ इज़ मिसिंग। तो ये दलित आदिवासियों की जहाँ तक हम बात करते हैं और स्त्रियों की भी बात करते हैं, ये इसमें पूरा पहले मनुस्मृति के बारे में डायरेक्टली इन्होंने लिखा। ये हमारा सबसे महान ग्रंथ है। अभी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा चालाकी से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसमें शहद लगा के वो प्रस्तुत कर रहे हैं, पर विचारों में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो भी, उसके लिए भी हमको एक प्रोएक्टिव, सक्रिय काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो भी जाने वाला नहीं है। इरफान, आप क्या समझते हैं? नफ़रतें मैं देख रहा हूँ कि बढ़ रही है, खास करके जहाँ बीजेपी शासित राज्य है उसमें बढ़ चढ़कर बढ़ रही है जी। हम लोग नफरती भाषण का मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें ये पता चलता है कि जहाँ इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ नफरतें फैलाने का काम बढ़ जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं था, और अब वहाँ बीजेपी पर सरकार आई है और वहाँ पे पहला लिंचिंग वहीं हुआ। अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको लगता है कि वो इलेक्शन हारेंगे और उनकी एक ही आशा है इलेक्शन जीतने की कि हिंदू मुस्लिम विभाजन अगर किया जाए, वोटों का बंटवारा किया जाए, तो उसके लिए वो
निरंतर नफरती भाषण दे रहे हैं, मिनिस्टर्स दे रहे हैं, एमपीज दे रहे हैं, बीजेपी के एमएलएज दे रहे हैं, दूसरे दे रहे हैं। दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल होता है। अभी एक महाराज है, तथाकथित हिंदू महाराज, जिन्होंने अपने महाराष्ट्र में प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया, उसकी बेहुरमती की, और एकनाथ शिंदे उनके साथ बैठकर कहते हैं, वो करने के बाद उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे राष्ट्र संत जहाँ हो उस राज्य का भला होगा और आप पर हम कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। ये ओपनली ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कहा। तो ये एक इंडिकेशन मिलता है, जो नफ़रत की भाषण नफ़रत फैलाना चाहते हैं कि हम पर कोई एक्शन नहीं होगा, हम खुलकर ये बातें कर सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर बातें होती है, इतिहास को एक वेपनाइज किया जाता है। एनसीईआरटी और पाठ्यक्रम में जो नफ़रत वाली बातें हैं, सूक्ष्म रूप से है, इनडायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, लेकिन वो बातें टेक्स्ट बुक्स में है। तो वो जब तक वहाँ से नहीं निकालेंगे तो बच्चों के माइंड पॉइजन होते रहेंगे। और ये जो शिक्षण व्यवस्था में ऐसी बातें लाना, ये 2024 के इलेक्शन के बाद भी हुआ है, उसके बाद भी थोड़े बहुत रिविजन्स हुए हैं टेक्स्ट बुक्स में और ऐसी चीज़ें लाई गई हैं उसको रैशनलाइज करने के नाम पर। तो ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम में होंगी तो बच्चे उस माइंड के तैयार होंगे, हमारा भविष्य उस तरीके का होगा। और राम जैसे कह रहे थे कि ये नॉर्मलाइज हो रहा है, तो नॉर्मलाइज होने की वजह क्या क्या है? मीडिया, जो गोदी मीडिया है, डेली कोई ना कोई नफरत वाला मुद्दा उठाकर उस पर चर्चा करता रहता। वो तो बंद नहीं हुए, उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। जब तक स्टेट कानून का पालन नहीं करेगी और नफरती भाषण, नफरती वक्तव्य है, उस पर रोक नहीं लगाएगी, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक मीडिया भी करता रहेगा, सोशल मीडिया में भी चलता रहेगा। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो संघ परिवार वाले, वो बढ़ चढ़ कर करते हैं और पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो हम लोग तो मॉनिटरिंग करते हैं तो देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। करेक्ट। तो साथियों मैं एक बात इसमें, अभी तक मैंने सब निराशावादी बातें इसमें की है, इसलिए एक आशावादी बात भी कि कोशिश नहीं छोड़ेंगे, नफरत कितनी भी हावी हो जाए कोशिश नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए हमने अभी इस 9 अगस्त को, जब अगस्त क्रांति दिन हमने मनाया, तो हमने ये घोषणा दी कि 42 में बापू ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का ऐलान किया था और भारत छोड़ो आंदोलन किया था। 24 में हम नफरतों भारत छोड़ो ये नारा देकर नफरतों को भारत से भगाने की और नफरतबाजों को भारत से भगाने की मुहिम करेंगे। ये हमने लड़ाई लड़ दी है, कितनी भी वो हमें अभी की सिचुएशन निराश करती हो, लड़ाई और जंग नहीं छोड़ना। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये कोई शक नहीं है कि हमारा देश एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंचा है। नफ़रत की आंधी और ऐसे संगठन जिनका संविधान के मूल्यों से का विरोध हमेशा से रहा है, आज वो सत्ता में हैं। उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर हुई है, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है उस पे वो लगातार उसी तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि नफ़रत भी बढ़ेगा और देश को बांटने की जो अलग अलग कोशिशें हैं वो भी और ज़्यादा मजबूत होंगी। लेकिन इस सब के बीच में मुझे यकीन है कि हम भारत के लोग अंत में नफ़रत को जीतने नहीं देंगे। बिल्कुल। और हम भारत के लोग, वो भारत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिसके बारे में बात की थी और गांधी जी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी,
वो भारत हम हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई अभी हमें लड़ना बाकी है। हर्ष, वेद, वापस 42 का एक स्लोगन, करेंगे या मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।